हर कहानी में छिपा है अतीत का रहस्य। स्वागत है एंशंट वर्ल्ड हब में। प्राचीन समय में ब्रेन सर्जरी कैसे की जाती थी, हजारों साल पहले की बात है। जब न अस्पताल थे, न ऑपरेशन थिएटर, न बिजली, न एनेस्थीसिया और न ही वो मशीनें जिन पर आज की पूरी मेडिकल साइंस टिकी हुई है। उस समय इंसान जंगलों में रहता था, जानवरों से लड़ता था, पत्थरों से औजार बनाता था और जिंदगी हर पल मौत से टकराती थी। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा काम किया गया जिसे आज भी दुनिया की सबसे मुश्किल मेडिकल प्रक्रिया माना जाता है, दिमाग का ऑन ऑपरेशन। सोचिए, आज अगर कोई डॉक्टर कह दे कि ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी तो अच्छे अच्छे लोग कांप जाते हैं। लेकिन प्राचीन समय में, जब इंसान के पास न दर्द कम करने की दवा थी, न इन्फेक्शन रोकने का तरीका, तब भी खोपड़ी खोली जाती थी और लोग जिंदा भी बच जाते थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये इतिहास की मिट्टी में दबा हुआ सच है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी हजारों खोपड़ियां मिली हैं जिनमें साफ साफ गोल छेद हैं और उन छेदों के किनारों पर नई हड्डी उगने के निशान हैं, जिसका मतलब है ऑपरेशन के बाद इंसान जिंदा रहा। आज इस प्रक्रिया को ट्रेपानेशन कहा जाता है और यह मानव इतिहास की सबसे पुरानी ब्रेन सर्जरी मानी जाती है। अब सवाल यह है, प्राचीन समय में ब्रेन सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ी? उस दौर में युद्ध आम बात थी। शिकार के दौरान सिर पर चोट लगना सामान्य था। गिरने, पत्थर लगने या लकड़ी से टकराने से खोपड़ी के अंदर खून जम जाता था। प्राचीन लोग ये देख चुके थे कि जब सिर के अंदर दबाव बढ़ता है तो इंसान की हालत बिगड़ जाती है। आंखें घूमने लगती हैं, उल्टियां होती हैं, बेहोशी आने लगती है और थोड़ी देर बाद मौत हो जाती है। आज मेडिकल साइंस इसे ब्रेन प्रेशर कहती है और आज भी जब ये दबाव खतरनाक हो जाता है तो डॉक्टर खोपड़ी खोलकर दबाव कम करते हैं। प्राचीन लोग नाम नहीं जानते थे, लेकिन समस्या पहचान चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर सिर को नहीं खोला गया तो इंसान मर जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ दिमाग का ऑपरेशन। उस समय सर्जरी किसी अस्पताल में नहीं होती थी। ये खुले आसमान के नीचे, मशालों की रोशनी में या झोपड़ी के अंदर की जाती थी। मरीज को लकड़ी या पत्थर की सख्त सतह पर लिटाया जाता था। 4-5 लोग उसे पकड़कर रखते थे ताकि वो हिल न सके। अब सबसे डरावना सवाल, दर्द कैसे सहा जाता था? कुछ सभ्यताओं में मरीज को शराब पिलाई जाती थी। कुछ जगहों पर भांग, अफीम या नशीली जड़ी बूटियां दी जाती थीं। कहीं कहीं धुएं से बेहोश करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन कई मामलों में सर्जरी पूरी तरह होश में की जाती थी। कल्पना करो, पत्थर का औजार धीरे धीरे खोपड़ी को घिस रहा है और इंसान पूरी तरह होश में है। यह सुनकर ही आज का इंसान सिहर जाए, लेकिन उस समय यह आखिरी उम्मीद होती थी। अब बात करते हैं उन औजारों की जिनसे ब्रेन सर्जरी की जाती थी। प्राचीन सर्जन ऑब्सीडियन नाम के पत्थर का इस्तेमाल करते थे। ये कांच जैसा दिखता है और इसकी धार आज के स्टील ब्लेड से भी तेज होती है। इसके अलावा चकमक पत्थर, हड्डी से बने स्क्रैपर, लकड़ी के ड्रिल और बाद में तांबे कांसे के औजार भी इस्तेमाल हुए। सर्जरी शुरू करने से पहले खोपड़ी के उस हिस्से को चुना जाता था जहां हड्डी थोड़ी पतली हो और थोड़ा कम हो। गलत जगह छेद हुआ तो तुरंत मौत। इसलिए यह काम कोई भी नहीं करता था। सिर्फ वही करता था जिसे अनुभव हो। धीरे धीरे खोपड़ी को घिसा जाता था। पूरा टुकड़ा एक साथ नहीं काटा जाता था। पहले हड्डी पतली की जाती थी, फिर बहुत सावधानी से एक गोल टुकड़ा हटाया जाता था। दिमाग को कभी सीधे नहीं छुआ जाता था। यह सबसे हैरान करने वाली बात है। प्राचीन सर्जन जानते थे कि दिमाग को छूना खतरनाक है, इसलिए उनका पूरा फोकस सिर्फ दबाव कम करने पर होता था। सर्जरी के बाद खोपड़ी पर पौधों का लेप लगाया जाता था। शहद, राख और जड़ी बूटियां इन्फेक्शन रोकने के लिए इस्तेमाल होती थीं और कई मामलों में यह काम कर गया। पेरू में मिली खोपड़ियों में 80 से 90% लोग ऑपरेशन के बाद लंबे समय तक जिंदा रहे। कुछ लोगों की खोपड़ी पर 1 नहीं, 2 नहीं, 5-5 सर्जरी के निशान हैं। मतलब वो इंसान एक बार नहीं, कई बार दिमाग का ऑपरेशन झेल चुका था। अब जरा भारत की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में सुश्रुत नाम के वैद्य ने सर्जरी को विज्ञान का रूप दिया।
सुश्रुत संहिता में सिर की चोट, खोपड़ी के फ्रैक्चर और ऑपरेशन के तरीकों का विस्तार से वर्णन है। उन्होंने साफ लिखा था कि सर्जरी से पहले औजार साफ होने चाहिए, डॉक्टर का मन शांत होना चाहिए और मरीज को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। आज हम इसे प्री सर्जरी प्रोटोकॉल कहते हैं। उस समय इसे धर्म माना जाता था। अब जरा सोचिए, इतनी सटीकता, इतनी समझ, इतनी सफलता, ये सब बिना किसी मशीन के। तो सवाल उठता है, क्या प्राचीन इंसान वाकई उतना आदिम था जितना हमें बताया जाता है, या फिर हमने इतिहास को ठीक से समझा ही नहीं? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां प्राचीन ब्रेन सर्जरी सिर्फ इलाज नहीं रह जाती, बल्कि इंसान की सोच को उजागर करती है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं था कि खोपड़ी कैसे खोली जाए, असल सवाल ये था कब खोली जाए। प्राचीन लोग हर चोट पर ब्रेन सर्जरी नहीं करते थे। उन्होंने ये अनुभव से सीखा था कि कुछ लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ते हैं। जब कोई इंसान बार बार बेहोश होने, जब उसकी आंखें अजीब तरह से घूमने लगें, जब उसका व्यवहार बदल जाए या वो अचानक बोलना बंद कर दे, तो समझ लिया जाता था कि समस्या शरीर में नहीं, सिर के अंदर है। आज जिसे हम न्यूरोलॉजिकल सिम्पैटम्स कहते हैं, उसे तब नजर और अनुभव से पहचाना जाता था, और यहीं से सर्जन का सबसे कठिन फैसला शुरू होता था। क्योंकि उस समय ब्रेन सर्जरी का मतलब था या तो इंसान बचेगा या ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाएगा। लेकिन जब मौत तय दिखती थी तो जोखिम उठाया जाता था। धीरे धीरे अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने तरीके विकसित किए। दक्षिण अमेरिका में खोपड़ी को घिसने की तकनीक ज्यादा इस्तेमाल हुई। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में छोटे छोटे छेद करके दबाव कम किया जाता था। यूरोप में खोपड़ी का गोल टुकड़ा निकालने का चलन था, और भारत में सर्जरी को ध्यान, स्वच्छता और मानसिक संतुलन से जोड़ा गया। ये फर्क इसलिए था क्योंकि इंसान अलग थे, लेकिन थी दिमाग। अब जरा उस पल की कल्पना करो जब ऑपरेशन पूरा हो चुका है। खोपड़ी से निकाला गया हड्डी का टुकड़ा कभी कभी वापस नहीं रखा जाता था, क्योंकि अगर दबाव फिर बढ़ा तो मौत निश्चित थी। इसलिए कुछ लोग जिंदगी भर खोपड़ी में छेद के साथ जीते थे, और हैरानी की बात यह है कि कई खोपड़ियों में उस छेद के किनारों पर नई हड्डी उगाई। मतलब शरीर ने खुद को उस हालत में ढाल लिया। आज मेडिकल साइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है, लेकिन प्राचीन लोग इसे जीवन शक्ति मानते थे। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ इलाज तक सीमित था? नहीं। कुछ संस्कृतियों में ब्रेन सर्जरी को आध्यात्मिक रूप भी दिया गया। जब किसी इंसान को अजीब सपने आते, दौरे पड़ते या वो अलग तरह से बर्ताव करता, तो माना जाता था कि उसके अंदर कोई शक्ति या आत्मा है। खोपड़ी खोलकर उस शक्ति को बाहर निकलने का रास्ता दिया जाता था। आज हम इसे मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ब्रेन सर्जरी सिर्फ अंधविश्वास नहीं थी, ये अंधविश्वास और विज्ञान के बीच की कड़ी थी, और शायद यहीं से मेडिकल साइंस की असली शुरुआत हुई। अब जरा आज की दुनिया को देखो। आज हमारे पास एमआरआई है, सीटी स्कैन है, लेजर सर्जरी है, रोबोट्स हैं और एआई तक है। लेकिन जब कोई डॉक्टर आज भी खोपड़ी, तो उसका उद्देश्य वही होता है जो हजारों साल पहले था, दिमाग पर पड़ा दबाव कम करना। बदल गए, मशीनें बदल गईं, लेकिन सोच लगभग वही है, और यह हमें आईना दिखाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि विज्ञान आधुनिक है, कि बुद्धि आज पैदा हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान हमेशा से सोचता आया है, हमेशा से सीखता आया है और हमेशा से जोखिम उठाता आया है। प्राचीन ब्रेन सर्जरी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान कागज से नहीं, अनुभव से पैदा होता है, कि डर के बावजूद अगर इंसान सवाल तो जवाब निकल ही आता है। शायद इसी वजह से आज भी जब वैज्ञानिक हजारों साल पुरानी खोपड़ियों को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हड्डी नहीं देखते, वो देखते हैं एक इंसान की हिम्मत, एक ऐसा इंसान जिसने अंधेरे में पत्थर के औजार से दिमाग को बचाने की कोशिश की। और शायद यही इंसान हमारा असली पूर्वज है। तो अगली बार जब तुम आधुनिक अस्पताल की चमकती रोशनी देखो, तो एक पल के लिए उस मशाल की रोशनी को याद करना जहां से ब्रेन सर्जरी की यात्रा शुरू हुई थी।
और इसी के साथ प्राचीन ब्रेन सर्जरी की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या हम सच में इतने आधुनिक हैं या बस प्राचीन ज्ञान को नई तकनीक में दोहरा रहे हैं? तो यही थी प्राचीन समय की ब्रेन सर्जरी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें डराती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है, क्योंकि जिस दौर को हम अंधकार युग कहते हैं, उसी अंधेरे में किसी ने दिमाग को बचाने के लिए खोपड़ी खोलने का साहस किया। न मशीनें थीं, न मॉनिटर, न दवाइयां, फिर भी इंसान ने हार नहीं मानी। शायद इसलिए क्योंकि उसके लिए जिंदगी की कीमत हमेशा सबसे ऊपर थी। आज विज्ञान जहां खड़ा है, वो एक ही छलांग में नहीं पहुंचा, उसके पीछे हजारों साल की कोशिश। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही रोचक ऐतिहासिक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।